हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो। आप नाजरीन सामीन हाज़रीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, ये 2017 का मानो बीएड का क्वेश्चन पेपर है, जिसे आज हम जो जनरल इसका इंग्लिश का सेक्शन है उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जनरल इंग्लिश का सेक्शन सॉल्व करेंगे। इससे पहले अभी कल के डेट में हम उर्दू जो जनरल है 2017 का उसको सॉल्व किए हैं, तो उसे देखें। और बहुत सारे प्रीवियस पेपर्स भी सॉल्व आपको मिल जाएंगे और मॉडल पेपर्स भी काफ़ी बनाए जा चुके हैं और डेली क्लासेस चल रही हैं। AVS के आपके SST की क्लासेस चल रही हैं और उर्दू की क्लासेस चल रही हैं। डेली आपको इन्फॉर्म भी किया जाता है। तो आप एक मैराथन क्लास चलता है लंबा, जिस पे मतलब काफ़ी लोग आते हैं और कमेंट्स करते हैं और आंसर करते हैं। काफ़ी अच्छा एक तरह का इंटरेक्टिव क्लास चलता है, आप उसे अटेंड करें तो काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए, जनरल ये आम अंग्रेज़ी के जो 10 क्वेश्चन होते हैं इसे हम सॉल्व करेंगे। और ये देखने के बाद आपको आइडिया होगा कि मानू जो क्वेश्चन सेट करता है किस तरह के क्वेश्चन सेट करता है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं करता है, बेसिक क्वेश्चन से यहाँ पे सेट किए जाते हैं। और बेसिक क्वेश्चंस पे मैं 5-6 जो हैं कि मैं उस पर प्रैक्टिस सेट भी बना दिया। उन प्रैक्टिस सेट को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि ऐसे ही मानने में क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना है कि बीएड है तो काफ़ी डिफिकल्ट होगा, हम कहाँ से पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन लेवल का इंग्लिश देगा, ऐसा नहीं है। बहुत बेसिक देता है, थोड़ा बहुत आपका ग्रामर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से अच्छा खासा मार्क्स इसमें गेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी इसे आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। इसको 10 क्वेश्चन है, लेकिन अच्छे से करके समझते हुए चलेंगे, एक एक लाइन को देखेंगे ताकि ये पता चले कि ये क्वेश्चन सेट कैसे किया जाता है। तो पहली बार चैनल पे है तो लाइक कर दीजिए चैनल को, वीडियो को मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो कोई भी मानो की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी मेरे साथ जुड़ के और आपके साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकें। ठीक है, तो राइट डायरेक्शन में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी यहाँ से। तो 21 नंबर देखते हैं। एक सेंटेंस दिया हुआ है, वेरी फ्यू सिटीज़ इन इंडिया आर एज बिग एज चेन्नई। पहले इसका मतलब समझ लेते क्या कहा जा रहा है। कि कहा जा रहा है कि इंडिया में बहुत ही कम ऐसे शहर हैं जो चेन्नई जैसे बड़े शहर हैं। ठीक है, यानी एक तरह का कंपेयर किया जा रहा है एक चीज़ को दूसरे चीज़ से। अब यहाँ पे ये देखने के बाद आपको पता चलेगा कंपैरेटिव से ये जो बनाने का तरीका उससे ये बनाया गया। तो कंपैरेटिव बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से आप ऑप्शंस देखते हैं। जो कहा जा रहा था, एबो सेंटेंस कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज। तो एबो का जो सेंटेंस यानी जो ऊपर जो दिया गया है उसको हम मज़कूरा नीचे दिए गए ऑप्शंस को किसमें से हम डिफाइन करेंगे। ऑप्शन 1 देखते हैं, नो अदर सिटी इन इंडिया इज़ एज बिग एज चेन्नई। कह रहा कि मतलब इंडिया में कोई ऐसा शहर ही नहीं है जो चेन्नई जैसा बड़ा हो, बल्कि नहीं, यहाँ पे कहा जा रहा फ्यू सिटीज़ यानी कुछ शहर हैं जो चेन्नई जैसे बड़े हैं। तो यहाँ पे तो बिल्कुल आपका ऑप्शन 1 निकल जाएगा। यहाँ बिल्कुल एकदम सिरे से इनकार कर रहा है। बी में देखते हैं, बी में कहा जा रहा है चेन्नई इज़ बिगर दैन मोस्ट अदर सिटीज़ इन इंडिया। चेन्नई मतलब एक बड़ा शहर है। ठीक है, मतलब कुछ बड़े शहरों में से चेन्नई एक बड़ा शहर है। इसका मतलब कि चेन्नई से बड़े भी कुछ शहर हैं या चेन्नई बहुत सारे बड़े शहरों में एक शहर है। तो यहाँ पे दूसरे सिटीज़ को भी वैल्यू दी जा रही है कि दूसरे शहर भी चेन्नई से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बिल्कुल आपका सही होगा ऑप्शन बी, यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और सी और डी देखते हैं क्यों नहीं होगा। चेन्नई इज़ द बिगेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि चेन्नई जो है सबसे बड़ा शहर है पूरे इंडिया में। तो ऐसा नहीं है, बल्कि वहाँ पे बताया गया फ्यू सिटीज़। तो मतलब कुछ ना कुछ को तो यार जगह देनी पड़ेगी। कैसे आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो चेन्नई है सबसे बड़ा है, नहीं कह सकते हैं। चेन्नई इज़ नॉट द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। और ये भी नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे चेन्नई जो है सबसे बड़ा शहर नहीं है इंडिया में, ये भी नहीं, बल्कि इसका भी मकाम है कुछ ना कुछ। तो बहुत सारे बड़े शहरों में इसका भी मकाम है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी आप क्रिटिकल व्यू से देखेंगे, आप जो डिग्री जो बनाया गया है वहाँ पे जो आपका पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनाया गया है उसके हवाले से देखेंगे तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बी। अगर कुछ डाउट है तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा वहाँ पे, या जो ऑफलाइन बाद में देख रहे हैं वहाँ वो लोग भी कमेंट करेंगे, मैं कोशिश करूँगा उसे समझाने की। लेकिन मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है, काफ़ी ऑफिशियल आंसर है कह सकते हैं इसको हम। और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इसे भी अंदाज़ा हो जाएगा आपको देखने के बाद। चूज़ द राइटली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग का इसमें पता लगाना है कि इनमें से सही स्पेलिंग कौन सा है। ये काफ़ी कमेटी जो है काफ़ी एग्ज़ाम में कंफ्यूजिंग वर्ड पैदा कर देता है कहीं। जिस तरह यहाँ पे कमेटी है सब उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको यहाँ पे अपना जो वोकैबुलरी है उसको रिकॉल करना है, करेक्ट स्पेलिंग वाली वोकैबुलरी को रिकॉल करना है कि क्या होगा इसमें सही। तो आपको अगर यहाँ पे कंफर्म है तो बिल्कुल इसका आंसर सही करेंगे। यहाँ पे COMMI यहाँ पे डबल टी होना चाहिए, इस वजह से ये आपका गलत हो गया। ठीक है, सब में कुछ ना कुछ गलत है। COMMI डबल टी डबल सॉरी सी में देखते हैं COMMI डबल टी
ई, तो ये आपका इसलिए गलत है कि यहाँ पे डबल एम नहीं है, ठीक है। और सी में COMITTEE, यहाँ पे डबल एम नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, COMMITTEE। तो कुछ ऐसे ही वर्ड्स देखने को मिल जाते हैं, जिस तरह कमेटी है, नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, मिसलेनियस है, इस तरह के वर्ड्स जो मतलब बहुत ज़्यादा याद नहीं रह पाते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाते हैं उनके स्पेलिंग में, तो यहाँ राइट स्पेल्ड वर्ड से सवाल दे दिया जाता है। या तो फिर ऐसे बना देगा इसको, चूज़ द राइटली स्पेल्ड वर्ड या चूज़ द मिस स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो ये दे दिया जाएगा कि इसमें से कौन सा गलत स्पेलिंग है। तो दोनों एक ही तरह का है, इस पर आपके प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करने की ज़रूरत पड़ती है कि अगर आप प्रीवियस नॉलेज सही आपका है, स्पेलिंग आपका सही है, तो आप इसे आंसर कर लेंगे आसानी से, बहुत ज़्यादा इसमें ग्रामर या नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर, शीला वाज नॉट अ ग्रेट सिंगर, ठीक है। शीला एक मतलब अच्छी सिंगर नहीं थी, अजीम महान सिंगर गायक नहीं थी, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन टैग सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन टैग के लिए मैं बता दूं पहले, जब अगर सेंटेंस आपका निगेटिव हो तो उसे हम पॉजिटिव टैग सेलेक्ट कर लेते हैं, और अगर पॉजिटिव हो तो और निगेटिव टैग सेलेक्ट कर लेते हैं। और सिलेक्ट करते वक्त हम ये भी देखते हैं कि जो सेंटेंस जिस फॉर्म में है आपका टैग भी उसी फॉर्म में पॉजिटिव में हो जाता है। सेंटेंस अगर आपका जो प्रेजेंट है और वो निगेटिव है तो आपका प्रेजेंट पॉजिटिव हो जाएगा टैग, ठीक है। आई होप कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे चूँकि वाज नॉट है, तो यहाँ पे अगर इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे तो वाज ही रह जाएगा, ठीक है। तो इज़ नॉट, डिडंट शी, वाज ही, वाजंट शी। अवलन तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं कि जब ये आपका निगेटिव है तो ये सेंटेंस निगेटिव, इसका टैग बनेगा नहीं, ए निकल जाएगा। और बी जो है ये भी आपका निगेटिव है, बचा यहाँ पे सी जो है ये आपका निगेटिव नहीं, तो वाज शी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा या नहीं भी पता है तो आप ये जहन में रख लीजिए कि अगर क्वेश्चन टैग से सवाल बनता है तो अगर क्वेश्चन टैग का सेंटेंस आपका जो है निगेटिव है तो उसका जो टैग बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे अगर ये फार्मूला आपको याद है तो यहाँ सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से निकाल देंगे, कहेंगे डायरेक्ट ये आपका सी है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव नहीं है, इसके अलावा सब में निगेटिव है, ठीक है। ये आप जहन नशीन रख लीजिए, छोटा सा फार्मूला है, आपको काम करेंगे एग्जाम में। 24 नंबर देखते हैं, द वर्ड फॉस्टरिंग मीन्स, एक वर्ड है फॉस्टरिंग, उसका मतलब क्या है। यहाँ पे क्या है कि अगर आपको उस मीनिंग का, उस वर्ड का मीनिंग पता है तो आपको यहाँ पे फ़ायदा हो जाता है और एक नंबर आपके हाथ में आ जाता है। अगर नहीं पता है तो थोड़ा तुक्का मार के चलते हैं किसी तरीके से। तो दो चीज़ों को यहाँ समझने की ज़रूरत है। एक तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फॉस्टरिंग का मतलब क्या है, तो फॉस्टरिंग समझने की ज़रूरत है, और उसके बाद ये सारे वर्ड्स को भी आपको समझने की ज़रूरत है। जब तक नहीं समझेंगे तब तक कैसे आप रिलेट करेंगे कि फॉस्टरिंग का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेफ गार्डिंग का मतलब क्या होता है, एक तरह का सुरक्षा करना, ठीक है, हिफाजत करना, सुरक्षा करना। फॉस्टरिंग को पहले समझ लेते हैं। फॉस्टरिंग कहते हैं परवरिश करना, ठीक है, परवरिश करना, खिलाना पिलाना, पोषण पालन हारी करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये माना हो गया नेग्लेक्ट करना, किसी चीज़ को अंदाज करना, ठीक है, इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना। नर्चरिंग यहाँ पे बिल्कुल इसका फिट माना हो जाएगा, नर्चरिंग करना, पालन पोषण देखभाल परवरिश के माने में हो जाएगा। फॉस्टरिंग का रियल मीन अगर आप लोग देखेंगे टू मतलब कहते हैं ना दूध पिलाना, ठीक है, फॉस्टरिंग कहते हैं कि तरह का दूध पिलाना, बच्चे की परवरिश करना। तो ये नर्चरिंग उसी के करीब करीब माने में आता है। तो ये आपका बिल्कुल डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि फाइंड आउट द मिस्टेक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एक सेंटेंस है उसमें आपको मिस्टेक फाइंड आउट करना है, वो पार्ट करके आपको दिया गया है। सपोजिंग इफ़ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू, मतलब अगर तर्जमा करें, चूँकि सेंटेंस ये गलत है फिर भी, लेकिन तर्जमा का सही तरीके से इसको हम करेंगे तो ऐसा होगा कि सपोजिंग, मान लीजिए कि अगर ये बारिश होने लगी तो, ठीक है, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, व्हाट शैल वी डू, तो हम क्या करेंगे, अगर बारिश होती है तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा पोर्शन गलत है, सपोजिंग इफ़ या इट रेन्स व्हाट शैल वी डू, तो क्या है, तो बिल्कुल यहाँ पे सपोजिंग डायरेक्टली कोई जेरंड फॉर्म में जो आ गया ये गलत है। यहाँ पे सपोज डायरेक्ट आना चाहिए था, या फिर अगर वर्ब वगैरह बनता तो फिर कुछ हद तक होता, लेकिन यहाँ पे एक तरह का मतलब कुछ ऐसा कंडीशन नहीं पाया जा रहा कि वर्ब के माने में इसको लिया जाए, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल इसका इनकरेक्ट है, यानी सपोजिंग इफ़ नहीं, सपोज होना चाहिए डायरेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा कि सपोजिंग इफ़ जो है ये पोर्शन आपका बिल्कुल गलत है। 26 नंबर देखते हैं, डैश 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 ऑरेंज आर ग्रोन इन द नागपुर। तो यहाँ पे क्या फिल होगा, आर्टिकल फिल करना है आपको, ठीक है। आर्टिकल फिल होगा कि नहीं,
द नो आर्टिकल। तो यहाँ पे चूँकि आपका जो मैं बता दूँ डायरेक्टली पहले फिल क्या होगा, वो आपका दा फिल होगा। ठीक है, दा क्यों फिल होगा? दा इसलिए फिल होता है कभी कभी कि हम किसी कॉमन चीज़ को प्रॉपर बनाने के लिए दा का इस्तेमाल करते हैं। कॉमन किसे कहते हैं? मार्फा चीज़ को हम नकरा चीज़ को हम मार्फा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी मार्फा चीज़ के आगे यानी प्रॉपर नाउन के सामने भी उसे हम लगा देते हैं। जिस तरह यहाँ पे द ऑरेंज क्या है? द ऑरेंज से है, तो चूँकि ऑरेंज आपका एक तरह का ये जनरल है, ये कॉमन है, लेकिन इसको हम इसका प्रोडक्शन या इसका राइपिंग ग्रोविंग कहाँ पाया जा रहा है? नागपुर। तो नागपुर जो आपका है ये एक स्पेशल और एक ख़ास जगह है। इस वजह से इसको रिलेट करते हुए हम कि द ऑरेंज से स्पेशल जो मतलब संतरा है वो नागपुर में पैदा होता है, पाया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हम दा लगा देंगे। द ऑरेंज आर ग्रोन इन नागपुर की जो ऑरेंज है वो नागपुर में पैदा होते हैं, तो यहाँ पे दा लग जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर, द मोस्ट ऑफ अस ईट डैश 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 आ स्पून। तो यहाँ पे क्या होगा? मतलब इसको हम अगर तर्जमा कर देते हैं पहले तो आपको हो सकता है कुछ क्लू मिल जाए। हम में से बहुत सारे लोग खाते हैं, ठीक है, एक चम्मच। अब क्या पे क्या लगेगा? मतलब कह सकते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग चम्मच से खाते हैं। तो अब बताइए कि इसमें से क्या लगेगा जो से का माना पैदा करे? विद लगेगा, इन लगेगा, फॉर लगेगा या बाय लगेगा? तो क्या लगेगा यहाँ पे 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, कोई चीज़ अगर हम कोई काम हम अंजाम देते हैं और उसका ताल्लुक़ एक चीज़ का दूसरे चीज़ से जुड़ कर के हो तो उसमें हम विद लगाते हैं। जैसे मैं तुम्हारे साथ वहाँ गया, आई वेंट देयर विद यू। ठीक है, मैं फ़ला शख्स के साथ आया, आई केम विद फ़ला शख्स। ठीक है, आई केम विद दैट पर्सन, जो भी आप लगाना चाहे लगा सकते हो। तो यहाँ पे एक तरह का विद अ स्पून यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे विद बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे विद लगना चाहिए तो विद किस में? ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। और जो लोग पहली बार चैनल से जुड़े हैं प्लीज़ उसको वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग बाद में शिकायत करते हैं सर आप लाइव कब आते हैं और नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो आप लोग अगर वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब और बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलना काफ़ी दुश्वार हो जाएगा, नहीं मिलेगा। और वैसे भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले से लिंक प्रोवाइड करवा देता हूँ जब कभी भी मुझे लाइव आना होता है। तो अगर पहली बार चैनल पर हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि वहाँ पे जो भी कंटेंट हो, जो भी इन्फॉर्मेशन हो, जो भी लाइव सेशन का पीरियड टाइमिंग हो, वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ। आप उसे ऑन टाइम एक्सेस कर लेंगे, वहाँ पे पहुँच के लाइव अटेंड कर लेंगे आप। द ट्रेन डैश 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 बिफोर ही रीच्ड देयर। मतलब इसका हम तर्जमा पहले पूरी तरह कर देते हैं। ट्रेन पहुँचने से पहले उसके वहाँ पहुँचने से पहले, बिफोर ही रीच्ड देयर, जो मतलब काम पहले होता है ना तो उसको हम पहले लिखते हैं, जो काम बाद में होता है उसको हम बाद में लिखते हैं। बिफोर ही रीच्ड देयर, उसके वहाँ पहुँचने से पहले द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन चली गई थी। तो यहाँ पे जो फील होगा आपका एग्जैक्ट वो हैड लेफ्ट होगा। मैं बता दूँ क्यों, इसलिए कि ये 2 सेंटेंस वाला जुमला बनता है। पहला सेंटेंस अगर आपका जो है पास्ट परफेक्ट में जाए, ये जो आपका बन रहा है ना ये पास्ट परफेक्ट का बनता है, तो दूसरा सेंटेंस जो होता है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट, उसको कह सकते हैं द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन या द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। ठीक है, बिफोर ही रीच्ड देयर, उसके वहाँ पहुँचने से पहले ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म या स्टेशन को छोड़ चुकी थी। इस वजह से यहाँ पे ये लगेगा, तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि समझ लीजिए इसको यहाँ पे कि ये सेंटेंस आपका जब पहला सेंटेंस अगर आपका पास्ट परफेक्ट में जाता है तो दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। तो ये वाला जो आपका सेंटेंस ये पास्ट परफेक्ट का है और ये वाला जो सेंटेंस आपका ये पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक है, अगर जहन नशीन रखेंगे तो काम करेंगे, आपको टैकल करेंगे। और अगर आपको कॉन्सेप्ट ग्रामेटिकल नहीं याद है तभी ये फ़ायदा करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। 29 में क्या कहा जा रहा है कि द वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेप्ट इज़, मतलब एक इंसान जो अपना कर्ज देने से माजूर हो, यानी कर्ज लिया है लेकिन दे नहीं सकता। ठीक है, और उस देने के पीछे कोई सा भी वजह हो सकता है, नहीं दे रहा है तो या तो माजूर है देने से या देना नहीं चाहता है, मतलब कोई सी भी सूरत हो कि वो नहीं रिटर्न करवा रहा है, तो
क्या होगा, ठीक है। बैंकर है, कस्टमर है, बैंकरप्ट है, डेप्टर है, तो क्या होगा इसका। देखिए बैंकर किसे कहते हैं, बैंकर उसे कहते हैं जो बैंक में कर्मचारी होते हैं, काम करने वाले होते हैं। बैंक का वो सिस्टम जो लोगों को लोन देता है या उधार देता है, क्रेडिट पे लोगों को देता है, तो उसे बोलते हैं बैंकर। बैंक से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। कस्टमर किसे कहते हैं, कस्टमर कहते हैं खरीदने वाले को, या कस्टमर उसे भी कहेंगे जो बैंक में जिसका अकाउंट हो या लोन वगैरह लेता हो, पैसा वगैरह जमा करता हो, उसे भी हम कस्टमर कहते हैं। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में आपका अकाउंट है तो आप पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं। आपका SBI में है तो आप SBI के कस्टमर हैं। जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है आप उस बैंक के कस्टमर कहलाएंगे। चूँकि ये सारे टर्म्स जो हैं हमको एक तरह का बैंक से ही जोड़ के देखना है। बैंकरप्ट यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट हो जाएगा। इसकी डिफिनेशन का है, अ पर्सन हु कैन नॉट रिटर्न द डेप्ट इन द रिलेवेंट टर्म और इन द डिफाइंड टर्म्स, दैट इज़ कॉल्ड बैंकरप्ट। अब एक इंसान जो मुतय्यना वक्त में या मुतय्यना मुद्दत में जो उसको कर्ज दिया गया और अदा करने से वो माजूर है, उसे हम बैंकरप्ट कहते हैं, ठीक है। कि वो अपने मुद्दत वक्त में पैसा वापस करने से माजूर है, दे नहीं सकता, डिजेबल है, तो उसे हम बैंकरप्ट कहते हैं। तो यहाँ पे C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डेप्टर किसे कहते हैं, एक तरह का जो कर्ज ख्वाह होता है ना, कर्ज लेने वाला, उसे हम बोलते हैं डेप्टर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। कि अंडरलाइंड वर्ड है ये कुछ एक जुमला छोटा सा दिया हुआ है, उसमें एक यहाँ पे प्लीज़ का जो वर्ड है ना ये अंडरलाइंड है। इसको बताना है कि ये क्या है मज़कूरा ऑप्शंस में से। कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है और या नन। तो क्या होगा इसका सही आंसर। सही आंसर के लिए समझ लेते पहले कंजक्शन क्या हो। कंजक्ट करना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ना। आई एंड यू, ठीक है। इसमें कंजक्शन आपका यू है, क्योंकि ये यू जो है आई और यू को जोड़ रहा है, तो ये आपका कंजक्शन हो गया। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है मान लीजिए ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, सुन लीजिए अगर नहीं दिख रहा लिखने में तो ऑन द टेबल। ये लफ्ज़ ऑन जो है एक चीज़ का रब्त दूसरे चीज़ से बताता है कि बॉल कहाँ पे है, टेबल पे है, तो लफ्ज़ ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन हो जाएगा। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन एक तरह का हर्फ फिजाइया इसको बोलते हैं उर्दू में। ये एक तरह का फीलिंग से होता है। सपोज दैट कि आप कोई खुशखबरी सुने, आप ये सुन रहे हैं कि मेरा एडमिशन B.Ed में हो गया, तो आप खुशी से बोलेंगे वाह व्हाट हैपेंड। तो ये जो फीलिंग आपके अंदर से निकलती है उसे बोलते हैं इंटरजेक्शन। और इसका सिंबल जो है लास्ट में इस तरह लगाते हैं। सपोज दैट ऐसे हम कहें WO, एक मिनट एक सिंबल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, WO, ठीक है। तो इस तरह का सिंबल है, तो ये इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेटरी से रिलेटेड होता है, ठीक है। एक तरह का मतलब विदाउट डूइंग द फीलिंग हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड, बगैर सोचे या किए एक तरह का एक्सप्रेशन हो जाए, उसे हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है, तो यहाँ पे D जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैंने पूरी कोशिश की ईमानदारी से कि आपको समझा दूं, और इसके बाद भी अगर कुछ डाउट रह गया हो क्वेश्चन से रिलेटेड, क्वेश्चंस प्लस बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अगर आप ध्यान से देखे होंगे और सुने होंगे तो नेक्स्ट टाइम पे अगर इस तरह क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसे मेरे आइडियाज़ के बेस पे उसे सॉल्व कर सकेंगे। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल किसी लाइव क्लास के साथ। चैनल से अपडेट रहिए। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9839742161, ठीक है। और प्रीवियस पेपर्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ब्लॉगर का एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप जाके, या फिर डायरेक्टली आप एक वीडियो में बनाया हूँ हाउ टू एक्सेस मानू मॉडल क्वेश्चंस पेपर रीडेबल, इस तरह करके भी देखेंगे तो वहाँ से आप डायरेक्टली पता चल जाएगा कि आप मेरे प्रीवियस या फिर मॉडल जो पेपर में बनाए उसे कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो उन प्रैक्टिस को भी आप कंटिन्यू करें, काफ़ी फ़ायदा होगा। नेक्स्ट मिलेंगे, जो भी सेशन होगा उसके बारे में अवेयर किया जाएगा। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़।